जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कक्षा 10वीं का आपका इतिहास का जो चैप्टर 2 है यानी कि अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे या बात करेंगे, चैप्टर डिस्कशन पे हम लोग बात कर रहे थे। और एक अगला जो टॉपिक था आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, जो टॉपिक नंबर 3.3 है, हम लोग उस पर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या, किस तरह से पूरा का पूरा तामझाम हुआ था, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले सारे वीडियो में बात करा। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट पे जाओ और जाने के बाद एक एक करके सारे वीडियो को देखो ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा, सबसे पहला चीज। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी। सीमाएं मतलब कि किन कारणों से सविनय अवज्ञा आंदोलन एक समय में जाके धीमा हो गया, या क्या कारण था कि कितना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी इस आंदोलन के द्वारा हम लोग आज़ादी जो है वो नहीं ले पाए, आखिर क्या कारण था। तो ऐसे बात बोला जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की दो ऐसे मेजर पॉइंट थे या दो ऐसे कारक थे जिनके कारण क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा उतना सफल या उतना कारगर साबित नहीं हुआ। तो सबसे पहला कारक देखिए, यहाँ पे करक हो गया, एक्चुअली क्या होगा, कारक टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैं वो सारा का सारा टाइपिंग जो है मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगा। तो क्या होगा, कारक। तो पहला कारक क्या था, अछूत सामाजिक राजस्व की अवधारणा से क्या थे, प्रभावित नहीं थे। यानी कि जो अछूत वर्ग के जो लोग थे, अछूत वर्ग यानी कि उस समय के जो दलित वर्ग थे, दलित वर्ग यानी कि आज के समय के जो एसटी और या एससी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो लोग उस समय अछूत वर्ग के रूप में जाने जाते थे। तो अछूत जो लोग थे वो लोग सामाजिक जो राजस्व की अवधारणा था उससे प्रभावित नहीं था, सबसे पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारक जो है कि बहुत बड़े संख्या में मुसलमानों का आंदोलन से कट जाना, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उस आंदोलन से बहुत बड़ा मायने में मुसलमान जो है वो भागीदारी नहीं दिखाई था। तो दो कारण था, तो एक एक कारण करके बात करेंगे। सबसे पहला कारण क्या था कि जो एसटी एससी कैटेगरी के लोग थे, यानी कि जो अछूत वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उससे खुद को दूर कर लेना। तो आखिर क्या कारण है, हम लोग उस पर तो बात करेंगे सबसे पहला कारक में। तो सबसे पहला कारक हमारा क्या था कि हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी हमारे अछूत वर्ग थे, अछूत वर्ग यानी कि जो दलित वर्ग, यानी कि जिनको दमित वर्ग कहा गया, दमित यानी कि कुचला हुआ वर्ग कहा गया। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या कारण था कि कुछ सामाजिक वर्ग जैसे अछूत सामाजिक राजस्व की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। तो ऐसा क्या कारण है कि जो अछूत वर्ग या दलित वर्ग या दमित वर्ग, जो आपकी सामाजिक स्वराज की जो अवधारणा था, जिस तरह से 80 का आंदोलन चला जिसमें स्वराज की अवधारणा छुपी थी, लोगों को आजादी के मायने बताना था। तो आखिर क्या कारण है कि ये जो सामाजिक वर्ग के लोग हैं ये लोग इस आंदोलन से काफी दूरी बना के रहे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि 1930 ईस्वी के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने वाले अछूत वर्ग के लोगों ने लंबे समय तक सामाजिक स्वराज जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो जो भी आंदोलन सामाजिक स्वराज के लिए था उन सारे आंदोलन में अछूत वर्गों ने भागीदारी नहीं दिखाया। इसका कारण क्या था कि अंग्रेजों ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस जो था वो क्या था आपका रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से क्या थी, डरी हुई थी। क्या पे डरी की जगह क्या होगा, डरी हुई थी। तो हुआ क्या था कि आपको पता होगा कि बहुत इस समय का ऐसा समय पीरियड था जब कांग्रेस में बहुत तरह के सनातन धर्म पंथियों के लोग, यानी कि जैसे आपका हो गया ब्राह्मण कुल का, क्षत्रिय कुल का, इस टाइप के जो मैं बोलूंगा लोग होंगे, सामाजिक लोग होंगे, वो लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे थे और स्वराज के लिए जितने भी आंदोलन चलाए जा रहे थे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया या असहयोग आंदोलन हो गया, तो उनमें भागीदारी अपना दिखा रहे थे। क्योंकि उस आंदोलन में हमारे अछूत वर्ग या जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उन्होंने भी हिस्सेदारी दिखाई। लेकिन हुआ क्या था कि जो भी सनातन पंथी लोग थे उनका मानना था कि अगर अछूत हमारे
पास भी आते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। अगर दलित वर्ग या दमित वर्ग, जिसको हम लोगों ने अछूत कहा, अगर वो हमारे कुएं से पानी पिएंगे तो हमारे कुएं के पानी में कीड़े लग जाएंगे। वो हमारे मंदिर में आते हैं तो मंदिर जो होगा दूषित हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी भावनाएं थी जिनके कारण अछूतों को समाज से अलग रखा गया। यहां तक भी ये देखा गया था कि कुछ ऐसे शहर इलाके थे जहां पे अछूत वर्ग अगर अपने उस वाले इलाके से अगर क्रॉस करते तो उनको अपने साथ एक लाठी में एक घंटी बांध दिया जाता था, ताकि वो जब क्रॉस हो रहे हो तो लोगों को पता चलेगा कि चलो दमित वर्ग के लोग पार हो रहे हैं। तो लोग उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि जो लोग दलित या दमित वर्ग के लोग हुआ करते थे उनके पीछे पे झाड़ू बांध दिया जाता था, ताकि जब वो चलते हुए जाए तो पीछे से उनकी जो पांव के निशान है या जो उनके पैरों से लगे जो धूल है वो क्या हो जाए, साफ होता जाए। तो इस तरह की मानसिकता था। तो चूंकि जो सनातन पंथी जो था वो काफी मात्रा में कांग्रेस के साथ आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो कांग्रेस को लगा कि अगर हम लोग दलित वर्ग का समर्थन करते हैं तो क्या होगा, ये जो सनातन पंथी धर्म के जो लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, हमसे दूर चले जाएंगे और आंदोलन जो है उतना फल फूल नहीं सकेगा। और इसी के कारण बहुत लंबे समय तक अछूत वर्ग जो है माय डियर फ्रेंड, वो कांग्रेस से जुड़ी या स्वराज से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन थे उसमें भाग इन लोगों ने नहीं ले पाया। तो मुख्य कारण क्या था कि जो भी रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन जो धर्म है उनसे कांग्रेस जो है डरी हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे तो भाई आखिर गांधी जी ने कुछ तो काम किया होगा ना। आखिर गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो गांधी जी ने कुछ किया होगा। तो गांधी जी ने छुआछूत यानी कि इसको बोलेंगे अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए गांधी जी द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या थे या गांधी जी ने क्या काम किया। तो बात करेंगे हम लोग। तो महात्मा गांधी का मानना था कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं किया जा सकता। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, अनेक तरह के काम किया। सबसे पहला काम क्या किया कि भाई लोगों में इनके प्रति आदर का भाव पैदा करने के लिए गांधी जी ने अछूतों को एक नाम दिया। वो नाम क्या था, हरिजन। क्या नाम दिया, हरिजन। अब हरिजन का अर्थ क्या होता है, ईश्वर की संतान। तो गांधी जी ने अछूत लोगों को या दमित लोगों को हरिजन यानी ईश्वर का संतान बताया और उन्हें कहा कि एक तरह के ईश्वर के संतान है, इनका आप शोषण या इन्हीं से आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आप भगवान का पूजा करते हो तो इनको भी उसके बराबर आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहला। साथ में गांधी जी ने यानी कि उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी क्या किया, गांधी जी ने किया। तो मैंने पहले भी बोला कि मंदिरों में घुसना मना था, तालाबों पे नहा नहीं सकते थे, सड़कों पे चलते तो झाड़ू पीछे लटका के चलना पड़ता था। तो समान अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने अछूतों के लिए बहुत तरह के क्या क्या सत्याग्रह आंदोलन जो है चलाया। अब साथ में क्या किया कि अभी जो ST SC कैटेगरी के लोग होते थे उस समय, आज तो भाई आरक्षण का पावर है, संविधान है हमारे पास, तो बराबरी का तो हक आपको देखने के लिए मिलता ही है। क्योंकि आप देख लो आपके स्कूल में ST SC कैटेगरी के भी बच्चे बैठते हो तो आपके बराबर में बैठते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि वो जमीन पे बैठ रहे हैं, आप बेंच पे बैठ रहे हो या उनको घर से बाहर रखा गया है, रूम से बाहर, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आज जो है वो पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। सब पढ़े लिखे हैं, सबको समझ में आता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो बेसिकली ये जो दमित वर्ग होते थे ये लोग मैला धोने वाला काम करते थे। यानी कि आपके घर का जो गंदा पानी है उसको साफ कर दिए, आपके घर का बाथरूम साफ किए, लेटरिन साफ किए, इस तरह का काम जो है उनका मुख्य व्यवसाय का काम उनको दिया जाता था। तो अब गांधी जी ने इनको बराबर लाने के लिए मैला ढोने वाले को काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए कि वास्तव में ये मैला धोने वाला जो काम है ये गंदा काम नहीं है, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, खुद शौचालय को साफ करने लगे। क्योंकि गांधी जी ने बताया कि देखो मैं साफ कर रहा हूं अगर शौचालय तो मैं गलत इंसान नहीं हूं या मेरा काम गलत नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो लोग ये काम करते हैं मैला ढोने वाले, वो लोग भी क्या है, उनका काम होता है, उनको अच्छे ढंग से उनकी अच्छी प्रतिष्ठा से उनको देखा जाए। साथ ही साथ क्या किया, गांधी जी ने ऊंची जातियों से अनुरोध की कि वो अपने हृदय को परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को क्या करे, त्याग करे। इतना सारा काम जो है गांधी जी ने किया। लेकिन क्या गांधी जी का काम जो गांधी जी ने काम किया,
केवल उतने ही काम से जो दलित वर्ग के लोग हैं या जो दमित वर्ग के लोग हैं वो लोग क्या खुश थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि देखो कहा गया कि आप किसी के लिए कितना भी प्रयास करो, बदले में वो भी कुछ ना कुछ तो ट्राई करता है ना। तो क्वेश्चन आएगा आपका कि दलित वर्ग के नेताओं द्वारा समान अधिकार तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए क्या कार्य किया गया या क्या किया गया, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आएगा। तो बात करेंगे हम लोग। तो बहुत सारे दलित नेताओं ने अपने समुदाय की समस्याओं को अलग राजनीतिक हल ढूंढने चाहे, और जिसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत तरह काम किया। तो इन्होंने बोला कि केवल गांधी जी के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें एक अलग तरीके से कुछ करना होगा, एक अलग राजनीतिक हल ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम लोग आगे जाके क्या कर सकते हैं कि हमें समाज में बराबरी का हक मिले और हम ये जो अस्पृश्यता जो है या जो छुआछूत की जो गंभीर बीमारी समाज में है उससे दूर हो सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम किया, इन्होंने कहा कि हमको शोषण कब तक, हम पे शोषण कब तक, जब तक हम लोग संगठित नहीं है, यानी कि जब तक हम लोग संगठित नहीं है। तो सबसे पहला काम किया इन्होंने, खुद को संगठित करने लगे। दूसरा क्या किया, शिक्षा में आरक्षण के लिए आवाज उठाना शुरू किया। इनको पता था कि अगर समाज में समान अधिकार चाहिए और बराबरी का अधिकार चाहिए तो हमें पढ़ना होगा, तब जाके हम अपने समाज को जागृत कर सकते हैं। और इसीलिए शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने आवाज जो है करने लगी। साथ ही साथ अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो है मांग भी इन्होंने क्या क्या शुरू किया। तो सबसे पहला खुद को संगठित करना शुरू किया, शिक्षा में आरक्षण के लिए आवाज उठाना शुरू किया, और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के लिए भी इन्होंने क्या किया, जोर शोर से अपना काम करना शुरू किया। तो अब सवाल है कि अगर क्वेश्चन आएगा कि अलग निर्वाचन का मांग का क्या कारण है, या क्वेश्चन आएगा कि दलितों ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग क्यों करी, क्या कारण है कि दलितों ने अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग किया, तो समझिएगा वहां से अगर ये अलग निर्वाचन कर लेते हैं और इनको एक अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलता है तो वहां से क्या करेंगे, वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलित को ही चुनकर भेजा जा सकेगा, और जो विधायी परिषदों में जो दलित का नेता खड़ा होगा वह जो भी कानून बनाएगा वह दलितों के पक्ष पे बनाएगा, या ऐसा कानून जो सरकार बनाएगा जिसमें दलितों का ह्रास होगा, दलित के समाज के लिए खराब होगा, तो वहां पे भी क्या करेगा कि जो भी दलित वर्ग का नेता जो वहां पे विधायी परिषद में होगा उस पे कुछ ना कुछ संशोधन करेगा और दलित के हित में काम करेगा। तो इनको लगा कि सबसे पहले हमारा एक अलग चुनाव होना चाहिए ताकि विधायी परिषद में हमारा ही नेता जाके खड़ा हो सबसे पहला। दूसरा क्या हो कि दलितों का मानना था कि उनकी जो सामाजिक अपंगता है, जो जिस कारण से समाज में आज उनको माने अच्छे ढंग से नहीं देखा जाता, इस तरह से देखा जाता है कि हमें समाज से अलग रखा गया है, तो जो सामाजिक अपंगता है उससे अगर हमको निदान पाना है तो राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकता है। यानी कि राजनीतिक में अगर बराबरी का हक मिल गया, शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि जो ये सामाजिक अपंगता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद को दूर कर सकते हैं। तो मांग का तो कारण देख लिया। तो आखिर पूछेगा कि क्या परिणाम निकला, अगर ये मांग हुआ तो इसका क्या परिणाम हुआ। तो परिणाम क्या हुआ कि इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की साझेदारी काफी जो थी आपको सीमित देखने के लिए मिलेगा, और सबसे ज्यादा संगठित जो क्षेत्र देखने के लिए मिला दलितों का वो महाराष्ट्र और नागपुर का जो इलाका है, वहां पे बहुत खास तौर पे देखा गया कि दलितों ने अपने आप को संगठित किया और अपने संगठन को काफी मजबूत किया। और उसी तरह एक संगठन देखने के लिए मिला जिसको बोला गया दलित वर्ग एसोसिएशन। क्या कहा गया, दलित वर्ग एसोसिएशन, यानी कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इसका नाम रखा गया। तो क्वेश्चन आप पूछेगा, बताइए दलित वर्ग एसोसिएशन क्या था। तो दलित वर्ग एसोसिएशन का स्थापना क्यों किया गया, कारण क्या था। तो कारण क्या था, इनको लगा कि अगर हमको समाज की अपंगता से दूर करना है, दूर होना है, तो हमें खुद को राजनीति में संगठित करना होगा, खुद को सशक्तिकरण करना पड़ेगा। और इसीलिए महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्रों में यह बात खास तौर पर दिखाई दिया, जहां दलितों ने खुद को संगठित किया और खुद को ज्यादा मजबूत किया। और खुद का मजबूत करने का एक उदाहरण क्या था, दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना किया गया। तो अब क्वेश्चन आएगा, बताइए दलित वर्ग एसोसिएशन क्या था, इसके बारे में स्थापना क्यों हुआ, किन कारणों से किया गया, सारा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थापना का तिथि। तो 1930 को किया गया
संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्थापना का कारण तो खुद को संगठित करने के लिए और अलग निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या था, इनका मांग जो था, इनके कारण ही क्या किया गया, दलित वर्ग एसोसिएशन का स्थापना किया गया। तो परिणाम तो कुछ ना कुछ तो निकला होगा इस संगठन का। तो परिणाम क्या निकला? गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते का क्या नाम था? पूना पैक्ट। और इसे कहीं ना कहीं पूना समझौता के भी नाम से जाना गया। तो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया इस दलित वर्ग एसोसिएशन के द्वारा, जो सबसे बड़ा परिणाम था। तब क्वेश्चन आएगा, बताइए पूना पैक्ट से आप क्या समझते हैं? तो हम मैं बात करूंगा आंसर पे। तो देखोगे क्या है कि दलित वर्ग के लोगों का मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, जिसके चलते दलित वर्गों ने खुद को संगठित करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम 1930 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया गया। अपने अलग निर्वाचन की मांग को लेकर भीमराव अंबेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी। तो अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में क्या हुआ? काफी विवाद शुरू हो गया। अब विवाद हुआ क्यों? क्योंकि देखो, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जब गांधी और इरविन का समझौता होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उस समय गांधी जी ने, मैंने पहले ही बोला था, गांधी जी ने कहा कि मैं अगर यहाँ पे हूं इस सम्मेलन में तो मैं पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा हूं। चूंकि दलित और दमित वर्ग के नेता ने पहले कहा कि भाई हम लोगों का तो कांग्रेस समर्थन कर नहीं रही है, ये लोग सनातन पंथियों का समर्थन कर रही है। तो उसी समय भीमराव अंबेडकर खड़ा होकर बोल देते कि नहीं नहीं नहीं, गांधी जी हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल वो हिंदू सनातनियों का या ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो फले फूले और विकसित लोग हैं, वो हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। और इसी के चलते क्या हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच में मतभेद होता है। तो मतभेद का कारण क्या था कि अंबेडकर जी ने मांग रख लिया कि हमको क्या करे, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दे। और जब अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग किया गया तो फिर क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? अंबेडकर की मांग मान ली और उसके चलते गांधी जी क्या करते हैं? अमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। अब जब गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ जाते हैं तो क्या कारण, आप क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कारण था कि गांधी जी ने क्या कारण था कि जब अंबेडकर जी के द्वारा अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई तो गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ जाते? इसका क्या कारण है? तो देखिए, गांधी जी का मानना था कि अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी तो क्या होगा, तो उनके एकीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? धीमी पड़ जाएगी। यानी कि जो अलग निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा तो जो दलित वर्ग है ये लोग अपने विकास को लेकर चलेंगे, होड़ा होड़ी पर चलेगा, आपस में ही लोग क्या होंगे? लड़ना शुरू कर जाएंगे। जब आपस में ही आपका बहुत ज्यादा लड़ाई होगा तो ये जो एकीकरण की प्रक्रिया वो क्या होगा? धीमा पड़ जाएगा। अब जब धीमा पड़ जाएगा तो जो ये समाज में स्वराज नामक आंदोलन जो चला रहे हैं, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में हो या असहयोग आंदोलन के रूप में हो, तो वो हमारा क्या होगा? ज्यादा मात्रा में खराब जो है और ज्यादा खराब होता चला जाएगा और हम लोग आजाद जो है नहीं हो पाएंगे। तो जब गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ जाते हैं तो आखिरकार अंबेडकर को क्या करना पड़ता है? गांधी जी की राय मान लेनी पड़ती है। और गांधी जी की राय मानने के साथ साथ एक हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर कब होता है? सितंबर 1932 को। और इसे क्या कहा गया? पूना पैक्ट कहा गया। क्या कहा गया? पूना पैक्ट। तो पूछेगा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो सितंबर 1932 को क्या हुआ था? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर आपका किया गया था। अब हस्ताक्षर की मुख्य बातों पर बात करेंगे, आखिर किन बातों के लिए हस्ताक्षर हुआ था। तो पहला हुआ था कि समझौते के बाद दलित वर्ग को प्रांतीय या केंद्रीय विधायी परिषदों के लिए आरक्षण सीटें मिलेंगी। यानी कि अगर मान लो कि अगर 50 सीटों का चुनाव होगा तो 50 में से मान लो 2 सीटें, 5 सीटें या 10 सीटें क्या होगी? आरक्षित कर दी जाएगी, जिसमें दलित और दमित वर्ग क्या करेंगे? अपना अधिकार करेंगे सबसे पहला। और दूसरा क्या करेंगे? हालांकि उनके लिए मतदान जो होगा, ये तो बात बोला कि आपको क्या कहते हैं? आरक्षण कर दिया जाए, लेकिन गांधी जी ने बोला मैं आरक्षण तो दे दूंगा, लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया होगा वो सामान्य मतदान के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि जिन क्षेत्रों पे आप आरक्षण मांग रहे हो उन क्षेत्रों पे केवल आप ही चुनाव करोगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा गांधी जी ने कहा। तो उन्होंने इन बात के लिए रेडी हो गए, नहीं कोई बात नहीं, आप हमें आरक्षण दे दो, बाकी चुनाव जो प्रक्रिया होगा सभी का क्या होगा? साथ में होगा। तो हालांकि उनके लिए मतदान जो है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र पे ही क्या था? होना था। ये तो बात था। अब बात करेंगे समझौते के बाद दमित वर्ग या दलित वर्ग की क्या प्रक्रिया थी या प्रति क्या नजरिया थी। इस समझौते के बाद भी दलित वर्ग कांग्रेस के नेतृत्व से ही चल रहा था,
इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन को इन्होंने क्या क्या बहुत शंका की दृष्टि से देखा और बहुत दिनों तक क्या क्या इन्होंने आंदोलन पे भाग जो है नहीं लिया। अब बात करेंगे दूसरा कारक के बारे में। तो दूसरा कारण क्या था कि दूसरा कारण क्या था, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे क्या कारण था कि कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास जो है उत्साहित नहीं देखने के लिए मिला, कि वो लोग ज्यादा मात्रा में उत्साहित नहीं थे। ऐसा क्या कारण था, तो बात करेंगे हम लोग। तो देखो, भारत के कुछ मुसलमान राजनीतिक संगठनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाई दिया। कारण सबसे पहला कारण कि सहयोग और खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ने, सहयोग नहीं, क्या होगा, असहयोग और खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। अब कटा होने का एक तो क्या है कि भाई आप असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिए। तो चूंकि असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था कि हम लोग जो है आपका अंग्रेजों का समर्थन नहीं करेंगे, और इनको लग रहा था कि अगर समर्थन नहीं होगा तो जो खलीफा का जो पद के लिए जिसके लिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का जब असहयोग आंदोलन में मिलाया, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था, तो वह क्या था कि जब जो खिलाफत पद है आपका, खलीफा का जो पद है तुर्की में, वहां पे जब प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है तो उससे कहीं ना कहीं तुर्की की हार हो जाती है। अब जब तुर्की की हार होती है तो अब वहां के मुसलमानों को लग रहा था कि अगर ब्रिटिश सरकार को नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं हमारे जो खलीफा का पद है उनका पावर जो है घट जाएगा। तो जब पावर घट जाएगा तो क्या होगा कि हमारा अस्तित्व क्या होगा, धीरे धीरे मिट जाएगा। तो इसी के चक्कर में जितने भी पूरे देश के जो भी मुसलमान हैं उन्होंने क्या किया, कांग्रेस का समर्थन किया, और कांग्रेस का समर्थन करके क्या कर रहे थे ये लोग, असहयोग करना शुरू किए किसके, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और इसी के लिए असहयोग और खिलाफत आंदोलन क्या था, साथ में चला था। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमान का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। ये तो पहला कारण हुआ ही। साथ में क्या हुआ, 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस क्या करने लगा, हिंदू सभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखाई देने लगे थे, और इन्हीं काफी करीबी के कारण, हिंदुओं के संगठन का काफी करीबी दिखाई के कारण कांग्रेस जो है बाकी जितने भी आंदोलन चला भारत में उससे अपने आप को ज्यादा दूरी मेंटेन करने का कोशिश की। तो इसका कुछ ना कुछ तो परिणाम हुआ। तो परिणाम क्या हुआ कि जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होता गया तो दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालना शुरू कर दिए। साथ ही साथ इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक जो है टकराव व दंगे आपको दिखाई दिया, है ना। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला जो है बढ़ता चला गया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर संगठन करने का तो प्रयास किया, लेकिन संगठन जो है वो ठीक मात्रा से जमा नहीं। तो आखिर क्या कारण है कि भाई आखिर नहीं जमा। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार क्या हुआ था कि मैंने क्या बोला कि कोशिश तो किया कि जो दोनों के बीच का जो टकराव है वो कम हो जाए और सब कुछ सही रहे, इस तरह का प्रयास किया गया। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग नेता खड़े हुए हिंदुओं के हिंदू महासभा की ओर से, जिन्होंने इस तरह का व्यंग कर दिया कि जो चीजें ठीक होने वाली थी वो जाके फिर क्या हुई, लास्ट में क्या हुआ, खराब हो गया। तो पूछेगा बताइए कि जब मुसलमानों के द्वारा अलग निर्वाचन का मांग किया गया तो उसका क्या परिणाम हुआ था। सबसे पहला परिणाम, हिंदू और मुसलमान के बीच में संबंध खराब होता गया, उग्र धार्मिक जुलूस निकाले गए, कई शहरों पे मुस्लिम हिंदू का सांप्रदायिक दंगा हुआ, और दंगे के साथ साथ दोनों के बीच में फासला बढ़ता चला गया, और एक बार फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गठन करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी क्या हुआ, विफल रहा। तो अब अगला सवाल, क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग क्यों किया गया, इसका क्या कारण था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 1927 में ऐसा लग रहा था कि अब एक बार फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एकता स्थापित हो जाएगी, परंतु सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधि के सवाल पर उठ गया कि अगर आप आज असहयोग आंदोलन शुरू किए हमारे साथ और आंदोलन को खत्म कर देते हैं और हम लोगों के लिए फिर आप सोचते ही नहीं हैं, तो क्या अगर कल संविधान का निर्माण होता है तो क्या आप हमारा समर्थन करोगे, क्या हमारे लिए आप कानून बनाओगे,
इस बात को लेकर मुस्लिम लीग के नेता का और कांग्रेस के नेताओं के बीच में विवाद हुआ और ये विवाद जो है विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर भी उठाया गया और काफी मात्रा में आपको क्या मिला, विवाद देखने के लिए मिला। तो इसी बीच जो मुस्लिम लीग का नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, उनका मानना था कि मुसलमान को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए। सबसे पहला, अगर आप सीटें नहीं दोगे तो क्या पता जिस तरह आप असहयोग आंदोलन को दरकिनार करते हुए खिलाफत आंदोलन को भी दरकिनार कर दिए और एक हिंदुओं का समर्थन करना शुरू कर दिए, तो क्या पता कल अगर चुनाव लड़ाया जाए तो हमारा क्या होगा, हमें आप देश से भी निकाल सकते हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आरक्षण सीटें की मांग कर दी। दूसरा क्या किया, मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे पंजाब में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा था, तो कहा कि आबादी के हिसाब से हमारी जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से क्या किया है, हमें वहां पे आरक्षण दे, हमें प्रतिनिधित्व क्या करे दे। इस तरह का दो मांग जो है मोहम्मद अली जिन्ना के तौर पे रखा गया अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को लेकर। तो अब जब इतना ज्यादा दो मांगे आप मान लोगे तभी जाके क्या करेंगे कि अलग निर्वाचन की मांग को क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना ने साथ में एक जो है बाइकाट कर दिया। पहला क्या बोला कि हमें केंद्र सभा या राज्यसभा में, हमें केंद्र में या राज्य में हमें आरक्षण सीटें दीजिए और जो भी मुस्लिम बहुल प्रांत है, जो भी बंगाल या जो भी पंजाब जो मुस्लिम बहुल प्रांत है, उनमें हमें हमारी आबादी के हिसाब से क्या करें, हमें सीटें दें। अगर आप ये दो बातें मान लेते हो तब जाके हम लोग क्या करेंगे, पृथक निर्वाचन की जो मांग है उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया। तो गांधी जी यहां तक मानने के लिए भी रेडी हो गए थे, लेकिन विवाद कहां हुआ, मुख्य विवाद की समस्या खड़ी कहां होती है, प्रतिनिधित्व के सवाल पर बहस चल ही रहा था। तभी 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के SR जयकार ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं क्या हो जाती है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और ये दो मेजर कारण था जिसके कारण के बाद मैं कह सकता हूं कि भारत में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो लिमिटेशन था उनका और वो आंदोलन ज्यादा मात्रा में चल नहीं पाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन था, याद रखिएगा सर मोहम्मद इकबाल था। तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीति की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचन की जरूरत पर एक बार फिर से जोर दिया था और कहा था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग होनी चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ देते हैं आपको। क्वेश्चन पूछेगा क्या कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, और इसके बारे में क्या करना, आपको चर्चा करना। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको पूछ देता है। तो बात करेंगे, राजनीतिक नेता भारत समाज में विभिन्न वर्ग समुदाय को प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि जो भी राजनीतिक नेता है वो भारत के अलग अलग सामाजिक वर्गों के और अलग अलग दलों और अलग अलग समुदाय से जुड़े थे और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित या दमित वर्गों का नेतृत्व कर रहा था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के मुसलमान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये नेता के जगह इन नेताओं के आधार पर राजनीतिक विशेष अधिकारों और प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग को लेकर अपने अनुयायियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना क्या कर रहे थे, ये चाह रहे थे। इनका मानना था कि अगर आज हमें विशेष अधिकार नहीं दिया गया और जो पहला चुनाव हो रहा है, जो निर्वाचन होगा, उस पे अगर हमको अधिकार नहीं दिया गया, हमें आरक्षण नहीं दिया गया, तो मेरे पीछे जो मेरा पूरा का पूरा जो समर्थन या जो सपोर्टर है, उनका जीवन क्या होगा, ठीक से नहीं चल पाएगा। तो इसी के चलते क्या किया गया, अलग निर्वाचन की मांग जो है काफी मात्रा में चला। और गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन के क्षेत्र से भारत की एकता बहुत गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, भारत की एकता में बहुत गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके चलते गांधी जी ने क्या किया, पृथक निर्वाचन की मांग को लेकर विरोध किया। तो सबसे पहला पूछेगा कि राजनीतिक नेता क्यों बटा हुआ था, भाई तू लोग अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था,
जैसे अंबेडकर दलित वर्ग का कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान का कर रहा था, और ये लोग चाह रहा था कि राजनीतिक विशेष अधिकार हमको प्राप्त हो, साथ ही साथ प्रथम निर्वाचन का जब क्षेत्र होगा तो हमारा अनुयायियों का जीवन बेहतर हो, हमारा जीवन बेहतर हो। इसीलिए लोग क्या कर रहे थे, अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए अलग मांग कर रहे थे। लेकिन गांधी जी इनका विरोधी था। गांधी जी का मानना था कि अगर अलग निर्वाचन दे देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे एकता पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक था जो हम लोगों ने लिया। अब टॉपिक 4 पे हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो पे बात करेंगे, और इसी टॉपिक पे क्या होगा, जो आपका चैप्टर 2 है आपका पूरा का पूरा खत्म। अब चैप्टर 2 जैसे खत्म हो जाएगा तब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे घुसेंगे, और पॉलिटिकल साइंस का हम लोग लगातार चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका हिस्ट्री पे आगे बढ़ेंगे। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो शुरुआत से देखिए, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात कि अब अगर आप जैक बोर्ड से हो तो आपको पता होगा कि अगले महीने से जितना भी आपका एग्जाम होगा सारा का सारा आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो सब्जेक्टिव एग्जाम तभी आप अच्छे ढंग से दे पाओगे जब आपके पास हर एक क्वेश्चन का आपके पास आंसर होगा। तो वो कैसे होगा, जब आप सही ढंग से वीडियो को देखोगे, सही से करोगे। केवल एमसीक्यू करने से, इंपॉर्टेंस करने से आप टॉपर नहीं बन सकते, नहीं आपका अच्छा नंबर आ सकता है। तो अच्छे नंबर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और कुछ चीजें आपको पीडीएफ में आपको मिस्टेक देखेंगे तो पीडीएफ को मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि जो बच्चे पेड प्लान ले रहे हैं उनके पास पीडीएफ जब जाएगा तो अच्छे ढंग से जाएगा, उसका भी आप टेंशन मत लीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। सारे चैनल पे ना तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।